नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे अग्नि प्रलय से बचेगी पृथ्वी। इस सदी के अंत तक शायद हमें इस पृथ्वी के कुछ सबसे प्यारे जीव किताबों में ही देखने को मिलेंगे। पेंगुइन, पोलर बियर, सील जैसे तमाम जीव इतिहास की बात बन जाएंगे। ऐसा होने जा रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण इन जीवों के आवास खत्म हो रहे हैं, जिससे एक तरफ तो ध्रुवों और अन्य ग्लेशियरों की बर्फ पिघलने के कारण समुद्री जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे कई तटवर्ती शहर और द्वीपीय देश डूबने की कगार पर हैं। दूसरी तरफ मरुस्थलीकरण भी बढ़ रहा है। गर्मी साल दर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है। हीट वेव वाले दिनों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। शायद यही कारण है कि इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता की थीम पर मनाया जा रहा है। भूमि बहाली यानी धरती को बहाल करना और मरुस्थल को रोकना, लेकिन इस दिशा में कोशिश क्या हो रही है, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट है, वो आप देख लीजिए। देखिए, वेनेजुएला दुनिया का पहला देश है जहां ग्लेशियर खत्म हो गए हैं। इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है, जिससे कई तरह की आपदाएं देखने को मिल रही है। वर्तमान में पड़ रही भीषण गर्मी का कारण भी ग्लोबल वार्मिंग को माना जा रहा है। वहीं औद्योगिक इकाइयों से भी काफी मात्रा में विषैली गैस निकलती है, जिसका दुष्प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ रहा है। इसी बीच विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या को दूर करने के लिए थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली के तर्ज पर अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए प्रतिवर्ष हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता है। पहली बार 1972 में विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की थी। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 को 5 जून को मनाया गया। इसके बाद से अब तक लगातार इसी दिन पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। भारत में ही काफी मात्रा में औद्योगिक इकाइयां स्थापित है। इन इकाइयों से मुख्यतः सल्फर व नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन गैस बाहर निकलती है। ये पानी के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा के रूप में एसिड के साथ धरती पर आते हैं, जिससे धरती बंजर हो जाती है। वहीं मनुष्य के अंदर इन गैस के कारण अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। औद्योगिक इकाइयों से जो अपशिष्ट जल निकलता है, उससे जल प्रदूषण होता है। उसमें अनेक प्रकार के ऑर्गेनिक प्रदूषण होते हैं। इस अपशिष्ट पानी में हैवी मेटल के साथ ही ऑयल व ग्रीस मिलता हुआ नजर आता है, जो भूमि के अंदर मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। वहीं जल के तंत्र वाटर बॉडी को पल्यूट करते हुए ग्राउंड वाटर को भी प्रदूषित करते हैं। ये प्रदूषण खाद्य श्रृंखला के माध्यम से स्थानांतरित होता है, जिससे मानव जीवन पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है। लोगों को पर्यावरण सुधारने के लिए नवाचार करना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे वर्तमान में टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है। जैव विविधता का हाश यही है। यह मुख्य समस्या है। इनका निदान स्थानीय स्तर पर किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए, जिससे पर्यावरण में हरियाली होगी। इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निजात मिलेगा। वहीं औद्योगिक अपशिष्ट जो निकलता है, उन अपशिष्ट को ट्रीटमेंट करके ही बाहर निकालना चाहिए। पर्यावरण के साथ खिलवाड़ के कारण ही वर्तमान में तापमान 55 डिग्री तक पहुंचा। ये प्रमुख समस्या है, वैश्विक है। बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी तो आने वाले दिनों में अनेक दुष्परिणाम हमें दिखाई देंगे। हिमखंड पिघलेंगे और कई तरह की आपदाएं सामने आएंगी। वहीं अतिवृष्टि और अनावृष्टि का कारण भी ग्लोबल वार्मिंग ही है। साथ ही फसलों में भी ग्लोबल वार्मिंग का असर देखने को मिलेगा और उत्पादन कम होगा। तो बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है और वेनेजुएला एक ऐसी जगह जहां पर ग्लेशियर लगभग ख़त्म है और ये स्थिति बाकी जगहों पर ना हो जाए, इसलिए चिंता का विषय हो चला है, क्योंकि ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं और हीट वेव्स के दिन बढ़ रहे हैं। और हाल यही रहा तो जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो ऐसे राज्य, ऐसे शहर जो कोस्टल एरियाज़ में बसे हुए हैं, द्वीपीय क्षेत्र जिन्हें कहा जाता है, वहाँ पर वो जगहें बचेंगी ही नहीं, वो इतिहास बन जाएंगी।
और यही अगर इसी तरह का चलता रहा तो सिर्फ इन चीज़ों पर ही नुकसान नहीं है, आपके सांस लेने में भी तकलीफ है, आपकी जो फसलें हैं उनके उत्पादन में कमी, और अगर उत्पादन में कमी आती है तो आपको महंगाई का सामना भी जाहिर सी बातें करना पड़ेगा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, आज इस विषय को लेकर हम उनके साथ चिंतन करते हैं, बातचीत करते हैं। पवन अग्रवाल जी पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ पवन जी आपका। अशोक मेहता जी पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। प्रभु पटेरिया सर हमारे एसोसिएट एडिटर हैं। सर आपसे ही इस कार्यक्रम को आगे लिए जाऊंगे और आपसे समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि पहला मौका नहीं है जब इस तरह की चिंता का विषय अनादि टीवी ने उठाया हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कोई बड़े और कड़े प्रयास नहीं होते। हाँ, देखिए पारुल, वाकई चिंता का विषय है। पूरी दुनिया इस मामले को लेकर चिंता कर रही है और जिस तरीके से 1973 से ही इसको लेकर जागरूकता और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों को दूर करने के लिए प्रयास हो रहे हैं। लेकिन एक प्रकृति का नियम है कि मनुष्य है तो विकास करेगा ही। लोगों की आबादी बढ़ रही है, उसकी जरूरतें बढ़ेंगी, उसके हिसाब से वो तरह तरह के उद्योग भी लगेंगे, सड़कें भी बनेंगी, मकान भी बनेंगे। इसके बीच में एक संतुलन साधने की जरूरत है, नए तरीके अपनाने की जरूरत है, जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। यदि पर्यावरण की क्षति हो रही है तो उसको दूर करने के प्रयास भी यहाँ पर होने चाहिए। इस दिशा में लगातार प्रयास भी हो रहे हैं। यदि आप एक पेड़ काटते हैं तो आपको पेड़ लगाना है, सरकार ने नियम बना रखा है। लोगों को जागरूक करने की कोशिश है। और हमको तो उस राज्य में रहते हैं जिस राज्य का देश का 12% से ज्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की 30% जमीन जो है उसमें जंगल है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर 785 टाइगर है। और टाइगर का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि पर्यावरण आपका अच्छा है, स्वस्थ है या नहीं, इसका पैमाना यदि मीटर यदि कोई है तो वो है टाइगर। बाघ यदि जंगल में है तो उस जंगल में इकोलॉजी अच्छी होगी, वहां पे जानवर बहुत होंगे। जानवर क्यों होंगे? क्योंकि वहां पर पानी होगा, वहां पे जंगल होंगे, उनको परिवेश मिलेगा। तो निश्चित तौर पर ये एक मध्य प्रदेश की उपलब्धि है। लेकिन निश्चित तौर पर इसमें कमी आ रही है। हर 2-2 साल में जब रिपोर्ट आती है फॉरेस्ट कवर की तो हम देखते हैं कि कहीं पर घट रहा है फॉरेस्ट कवर, ये खासा नुकसान है। लोगों को लकड़ी पर निर्भरता कम करनी होगी, लोगों को भूमि जल उस पर निर्भरता कम करनी होगी। साथ ही हमको ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देना होगा जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए। हमको कोयले से बिजली बनाने के जो संयंत्र है वो खासा नुकसान पहुंचाते हैं, पानी भी बहुत लेते हैं, बहुत ज्यादा धुआं भी छोड़ते हैं, राख का भी उत्पादन करते हैं। उसकी तुलना में हमको दूसरे स्रोतों पर जाना होगा जिसके प्रयास हो रहे हैं। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं या देश की बात करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री की सूर्य गृह योजना लेकर आए हैं, गरीबों के घर तक वो सोलर पैनल लगाने की बात करें, कोशिश हो रही है लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है। निश्चित तौर पर इतने बड़े देश में इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं स्लो है। और हमने ये देखा है, विभीषिका देखी पर्यावरण नुकसान की, जैसा अभी आप बता रही थी। निश्चित तौर पर वेनेजुएला का आप उदाहरण देने, वहां ग्लेशियर खत्म हो गए। भारत में 2013 में केदारनाथ त्रासदी क्यों हुई थी? वो भी इसीलिए हुई थी ना कि जो ग्लेशियर था, जो एक पॉन्ड बना हुआ था, वो टूट गया गर्मी की वजह से, बर्फ पिघल गई और उसके बाद केदारनाथ में इतनी बड़ी त्रासदी हुई। अभी 4 दिन पहले ही हमने खबरें देखी जब भारत गर्मी से जूझ रहा था, नौतपा चल रहे थे, हमारे देश की कई नदियों में पानी बढ़ गया, बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई। ये हुआ इसलिए क्योंकि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। हम ग्लोबल वार्मिंग को हम ही लोग बढ़ा रहे हैं। सरकारों के प्रयास अपनी जगह है, सरकार को प्रयास करना चाहिए। हमारे जो पैनल में पर्यावरण जुड़े हुए हैं, मेहता जी जुड़े हुए हैं और भी साथी जुड़े हुए हैं, ये लोग लगातार जागरूक करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कोशिश है व्यक्ति को अपना धर्म निभाना चाहिए। एक बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान है। जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये कोशिश शुरू की कि रोज पौधे लगाए। पहले वो एक पौधा लगाते थे, फिर उन्होंने लोगों को जोड़ना शुरू किया। तो अभी आप ये देखिए कि जो है शिवराज सिंह चौहान रोज 2-3 पौधे तो कम से कम लगाते हैं। कई बार ये संख्या भी ज्यादा हो जाती है। तो ये प्रेरणा देने का काम है। आप अपने घर के आसपास हरियाली रखिए। आप छोटे पौधे बोनसाई क्यों लगाने जा रहे हैं? आप बड़े पौधे लगाइए यदि जगह है तो। आप पानी को कम से कम उपयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी बचाने की कोशिश कीजिए। आप गंदगी कम से कम कीजिए, ऐसे केमिकल का उपयोग कम कीजिए जो नुकसान पहुंचाते हैं पर्यावरण को। सबसे बड़ी बात जो है, ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल करना ही लोग खुद ही छोड़ दें तो शायद बहुत ज्यादा इसमें बदलाव हमको देखने को मिल सकता है। पारुल, बिल्कुल। हमारे साथ अशोक जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, जाहिर सी बात है कि तमाम प्रयास हो रहे हैं लेकिन वो प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। ये हमें खुद जो ग्लोबल वार्मिंग है बढ़ती हुई उसका पता चल रहा है कि हम जिस मीटर पर हम गर्मी को मापना चाहते हैं वहाँ पता चल रहा है कि किस तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और अगर इसी तरह के हाल रहे हो तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में बड़ी विपदा आएगी ही आएगी। सवाल ये भी है कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी हम दूसरे देशों से सबक नहीं ले रहे। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब हमारे देश में शुरू हुए और उतनी ज़्यादा
तादाद में क्या बढ़ोतरी दिख रही है और लोग साइकिलिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। जो टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं वो साइकिलिंग की तरफ जा रहे हैं। छोटी छोटी जगहों पर लोग खुद जागरूक हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अवॉइड करने की बात कही जा रही है। पॉलीथीन को बैन किया गया लेकिन आज भी पॉलीथीन मार्केट में है। इसको लेकर आप क्या बताएंगे? तमाम कोशिशें हो रही हैं लेकिन क्या वो काफ़ी साबित है? जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हम पूरे ग्लोबल वार्मिंग और उस पर बात करते हैं पर्यावरण की, लेकिन हम अपने लोकल इकोलॉजिकल पर्यावरण की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने क्षेत्र के पर्यावरण की बात बिल्कुल नहीं करते हैं। हमारा सबसे पहले चिंतन हमारे क्षेत्रीय उस पर आना चाहिए, क्योंकि हमारी यहाँ की जो इकोलॉजी है हमको उसको पहले समझना चाहिए। एक मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। आपके शहर में गर्म हवा क्यों आती है? क्योंकि इंदौर में जैसे पश्चिम दक्षिण से हवा आती है, तो आप जितना वाटर बॉडी और जितने पौधे लगा रहे हैं तो पश्चिम दक्षिण दिशा में ज्यादा लगाइए, तो ठंडी हवा वहां से आपके शहर में प्रवेश करेगी। दूसरी बात यह है कि कुछ अपने यहाँ गवर्नमेंट के नॉब से ऐसे बना देते हैं कि जैसे इन दिनों एक तो चुनाव आचार संहिता भी आ गई और वैसे भी इन दिनों वो बोरिंग पर बैन लगा देते हैं, तालाब की खुदाई पे बैन लगा देते हैं। अब यही सही समय होता है वाटर रिचार्जिंग के साधन बनाने के। आप जितने बोरिंग करके रखेंगे इस पूरी बरसात में वही बोरिंग आपके लिए वाटर के सोर्स बनेंगे, जमीन के नीचे मैक्सिमम पानी इकट्ठा होगा। तो कुछ चीजों में सरकार को बहुत सोचना चाहिए कि हमें कब बैन लगाना है और कब नहीं लगाना है और क्यों बैन लगाना है। इन सब बातों पे विचार करना चाहिए। जब भीषण आपदा हो पानी की, तब आप बैन लगा दो कि नहीं भाई जो पानी है हम उसका उपयोग करेंगे, और जो पानी है उसका कैलकुलेशन जो स्थानीय बॉडी है वो सही गणना नहीं करके हैं। आपके पास कितना बड़ा एरिया है, कितना भगवान की तरफ से पानी आ रहा है, उसमें से कितना पानी आपका ओवरफ्लो हो रहा है और कितना आप इकट्ठा करते हैं, क्या पॉपुलेशन है, इंडस्ट्री में कितना पानी लग रहा है, खेती में कितना पानी लग रहा है, ये सब आंकड़े यदि आप मिला के रखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमें कितने वाटर स्टोरेज चाहिए और कितने हमको रिचार्जिंग के साधन बनाना होंगे। ये सब कैलकुलेशन मिसमैच होने से अपनी लोकल समस्याएं बहुत ज्यादा पैदा हो गई है। जमीन के नीचे पानी का स्तर गिरते जा रहा है, उसका कारण ही यही है कि हम उस पर चिंतन नहीं कर रहे हैं कि हमें कितना पानी स्टोर करना चाहिए। बहुत पानी आता है अपने यहाँ, लेकिन हम उसको स्टोर नहीं कर पा रहे हैं और समय पर ध्यान नहीं देते हैं। एन टाइम पे भर बरसात में आप तालाब गहरा करने जाओगे, उससे क्या मतलब है? आप बोरिंग पे अभी क्यों रोक लगा रखी थी? आपने बोरिंग होने देते। आप जितने बोरिंग होंगे आपका उतना स्टोरेज बढ़ेगा। अभी इसके पहले जो भाई साहब ने बोला ना, बहुत सारी बातें बहुत अच्छी बोली कि आप प्लास्टिक का उपयोग कम करिए, पौधे सबसे ज्यादा लगाइए, ये तो अत्यंत आवश्यक है। आप जितने पौधे लगाएंगे उतना शहर अच्छा रहेगा। और दिशा का ज्ञान भी रखें कि आपके शहर में किस दिशा से हवा आ रही है, उस दिशा के बीच बीच में आप वाटर बॉडी बनाइए, पौधे लगाइए, आपके पास मौसम अनुकूल बना रहेगा। ये थोड़ा स्थानीय पर्यावरण पे चिंतन बहुत आवश्यक है। इस पर ध्यान दिया जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं दूर होगी। रहा सवाल विश्व की जो बात चल रही है जी। जो पृथ्वी है, मैं इकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो चेंजिंग इज द लॉ ऑफ द नेचर। पृथ्वी गोल घूमती रहती है तो उस पर चेंजेस होते रहेंगे। और जैसे आपने देखा होगा गुजरात पहले पूरा सूखा था, एक बार कोई एक भूकंप आया और अब वो पानी का लेवल वहां चला गया। अपन कई बार आप समुद्र का पर्यटन करने जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारा पहाड़ पानी पे कटा हुआ दिखता है आपको, किसी जमाने में वहां पानी था। तो ये तो लॉ ऑफ चेंजिंग है। पृथ्वी तो अपना काम करेगी, लेकिन इंसान ने जरूरत से ज्यादा विकास की तरफ जाने के बजाय पृथ्वी की नीयत को समझना चाहिए, उस अनुसार रहेंगे तो ठीक रहेगा। बिल्कुल प्रभु जी, बहुत सही बातें और बहुत ही सटीक चीज़ें कि जितनी आवश्यकता है उतनी चीज़ों को उपयोग करें, ना कि दोहन की तरफ हम बढ़ते जाएं। जल, पानी, हवा, इन पर विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है और हर पैमाने पर। इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट फिर वो एयर को पॉल्यूशन कर रहा है, पानी को पॉल्यूशन कर रहा है, पानी के स्रोतों को हम सहेज नहीं पा रहे हैं। जब जो एक्शन लेना चाहिए वो प्रयास शायद उस वक्त सही समय का, सही स्कीम का चयन उस वक्त पर, ये भी सारी चीज़ें हैं जिनको शायद हम
ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या ध्यान देने वाले उस स्तर तक जाकर सख्ती से उन सभी चीज़ों को मान नहीं रहे हैं? पारुल, यदि हम आज के पैमाने पे नापते हैं, यदि बात करने बैठेंगे तो बहुत सारी विसंगतियां हमको नजर आएंगी, बहुत सारी जी। कमियां हमको नजर आएंगी, लेकिन हमको इसको समग्र रूप से देखना होगा। 140 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश है। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर की आबादी कम है, उनके पास जमीनें ज्यादा है। यदि हम अमेरिका से तुलना करते हैं या यूरोप से तुलना करते हैं, तो वहां का जो गरीब किसान भी वो 100 एकड़ जमीन का मालिक है। भारत में वो स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ निर्भरता दूसरी है, हमारी जरूरतें दूसरी है। हमको भारत में पर्यावरण संरक्षण का काम अपनी इकोलॉजी, अपनी जरूरत के हिसाब से करना होगा। जी। आप ये देखिए, अभी अभी मेहता जी ने कहा कि अब बोरिंग पर क्यों रोक लगाते हैं। मेहता जी को भी याद होगा कि एक दौर था जब सरकार ने बोरिंग पे निर्भरता बढ़ाई थी। सरकार ने कहा कि भूमिगत पानी लीजिए आप। जगह जगह सरकार ने हैंडपंप लगाए, ट्यूबवेल लगाए, खेती के लिए सरकार सब्सिडी देने लगी ट्यूबवेल का। असर क्या हुआ? कुएं सूख गए, जो ऊपर जो पानी आता है वो सूख गया। ट्यूबवेल बोरिंग हमारे यहाँ 500-500 फीट पे होने लगी। तो इससे क्या हुआ कि पानी जो जमीन के अंदर जो स्टोरेज है, जो पानी यदि एक जगह पानी भरा हो तो उसका जो सीपेज जाता है वो खत्म हो गया, उसका सोर्स बंद हो गए, पानी की जमीन सूख गई, पानी रिचार्ज होने के सोर्स बंद हो गए। आप ट्यूबवेल बोरिंग कीजिए, लेकिन रिचार्ज के लिए कीजिए। उसमें यदि आप पानी ले रहे हैं तो ये भी व्यवस्था उसमें होनी चाहिए, कंपलसरी करना चाहिए सरकार को कि इसमें रिचार्जिंग का प्रावधान हो, तो शायद उसका उपयोग सही है। नहीं तो हमारे पास इतना सरफेस वाटर है, उसका स्टोरेज कीजिए, आप उसका सही ढंग से उपयोग कीजिए। मैं ये बताता हूँ, मध्य प्रदेश का ही उदाहरण दें तो मध्य प्रदेश में इस दिशा में कोशिश हो रही है। पहले खुली नहरों के नाल से सिंचाई होती थी, आज पाइपलाइन से पानी जा रहा है कि पानी कम उड़े, खेत पे ज्यादा पहुंचे, पानी का दुरुपयोग कम हो। ये स्थिति शहरों के मामले में भी है, पेयजल की सप्लाई के मामले में भी सरकार ने ये कर रखा है कि ज्यादा से ज्यादा पानी लोगों तक पहुंचे। पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पर जो मेहता जी ने जो बताया कि आपने शहर की हवा की डायरेक्शन की दिशा में पेड़ लगाइए, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव जो देखने को मिल रहा है। अभी तक ये होता था बिटुमिन मास्टिक के मतलब डामर की सड़कें बनती थी, अब सरकार ने ये कर दिया कि महंगा पड़ता है, वो बार बार उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनाना। सीमेंट कंक्रीट की सड़क से नुकसान ये है कि जमीन में पानी जाना ही बंद हो गया, रिचार्ज की समस्या बढ़ गई। दूसरा ये हुआ कि जो गंदा पानी है वो सरफेस पे फैलता है उसके कारण। तो निश्चित तौर पर इस बारे में सोचना होगा कि हमको अपने देश की परिस्थिति के हिसाब से उस तरीके की चीजों को अपनाना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हमको निर्भरता उन बड़े संयंत्रों पे काम करना होगा जहां से ज्यादा प्रदूषण फैलता है। पहले कोशिश हर स्तर पे होनी चाहिए, ज्यादा फोकस उन पर होना चाहिए। तो हम क्यों शासन जैसे बड़े पावर प्लांट लगाएं जिसमें हजारों टन जो है रोज का गैसें निकल रही हूँ, ऐसी स्थिति हम क्यों पैदा करें? हमको इससे बचना होगा। इसका तरीका यही है कि हमको स्विट्जरलैंड का मॉडल अपनाना होगा। हमको हर घर को अपनी जरूरत की बिजली बनानी होगी, हर व्यक्ति को अपनी जरूरत पर पानी बरसात के मौसम में स्टोरेज करना देखना होगा, हर व्यक्ति को अपने घर के आसपास कम से कम 10-12 पेड़ ऐसे लगाने होंगे जो रोशनी भी दें और जो छाया भी दें और जो अच्छी हवा भी दें। तो हमको उस दिशा में जाना होगा, कोशिश ये करनी होगी। और हर व्यक्ति का फर्ज है, केवल सरकार का दायित्व नहीं, सरकार की कोशिशें अपने स्तर पर चलती हैं, सामाजिक संगठनों की कोशिशें अपने स्तर पर चलती हैं, वो प्रेरणा देने का भी काम करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी भूमिका, अपने पर्यावरण के प्रति दायित्व को समझना होगा। इसका पाठ हमको प्राइमरी स्कूल से पढ़ाना जरूरी है। प्राइमरी स्कूल में एक दिन पर्यावरण दिवस मनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, एक दिन पेड़ लगाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उनको धीरे रोज सिखाना होगा, उनकी जीवन की आदतों में सुधार लाना होगा। उनको ये बताना होगा कि आप प्लास्टिक के डब्बे के बजाय, सिंगल यूज पॉलिथीन यूज करने के बजाय आप ऐसे यूज कर सकते। हम ही ने देखा है, आज से 25-30 साल पहले कागज के ठोंगे में लोग 5-5 किलो राशन ले आते थे, कागज में ही आता था, वो बायोडिग्रेडेबल था। अब हमने बदल गए क्योंकि हमको पॉलीथीन आसान दिखने लगा, हमको ज्यादा सुविधाजनक दिखने लगा, जेब में आ जाता है। तो कोशिश हमको ये करनी होगी, उस दिशा में जाना होगा जहाँ दुनिया पहुंच गई है। विदेशों में लोग ये काम खुद ही करने लगे हैं, हम वहां से बचते जा रहे हैं। जो विदेश का जो कचरा है, जो गंदगी है, वो हमारे आ रहा है। एक बार की बात है, एक विश्व पर्यावरण सम्मेलन में ये कहा गया कि भारत में गाय ज्यादा है, भारत में भैंसें ज्यादा हैं, तो जो काऊ डंग होता है उससे जो मीथेन गैस निकल रही है उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तभी ये कहा गया विश्व के विशेषज्ञों के द्वारा कि अमेरिका में यदि गैसेस बढ़ रही हैं तो उसके लिए भरपाई करने के लिए भारत या अन्य गरीब देश वहां पर वृक्षारोपण किया जाए, उसकी भरपाई करें। तो हम ऐसा क्यों करें? आप अपने देश की गंदगी आप समेटिए, अपना काम आप कीजिए, हमारा पर्यावरण शुद्ध रखना हमारे दायित्व है, हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। एक दूसरी बात और जो विशेषज्ञों का सुझाव है कि जीन्स आजकल आम है पहनने के लिए। आप जब जीन्स प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं, तो बहुत सारा इससे गर्मी पैदा होती है। जीन्स को प्रेस करने की जरूरत नहीं, ये भी सिखाया गया, लेकिन हमको उन आदतों को, जो छोटी छोटी आदतें हमको अपनाना होगा, जिससे बदलाव निश्चित तौर पर आएगा।
छोटी छोटी लेकिन बड़े काम की बातें। अब वापस मैं मेहता साहब आपके पास से आ रही हूँ और सवाल ये है कि ओजोन लेयर का लगातार डैमेज होना, ये कहा गया कि गर्मी बढ़ रही है और हमने आज नाम भी यही दिया है, अग्नि प्रलय से कैसे बचेगी पृथ्वी। एक तो कारण ये भी है कि लगातार जो वायु में प्रदूषण है उसकी वजह से ओजोन लेयर का डैमेज होना और सीधी सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आना, और वजह है उसकी साफ है, सभी को पता है कि हानिकारक केमिकल गैसेस रिलीज की जाती हैं, उस पर कोई रोक नहीं है, पैमाने बड़े हैं लेकिन किसी तरह की कोई कठोर कार्रवाई नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारा इसके लिए सबसे जिम्मेदारी है मास्टर प्लान की। जी। हमारे यहाँ मास्टर प्लान पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमें कौन सी इंडस्ट्री को कहाँ लगाना है। शहर की आबादी के बीच में आप ऐसी इंडस्ट्री को दे देते हैं जिससे प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, वो इंसान के स्वास्थ्य पे भी असर आता है। आपने देखा होगा कि भारत में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा समस्या है स्किन की। सबके चेहरे पे स्किन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपकी जितनी भी जहरीली गैस है वो सब आपके स्किन के ऊपर असर डाल रही है। तो ये जो मास्टर प्लान जब बनाते हैं तो रहवासी इलाके को शुद्ध ऑक्सीजन जोन मिले ऐसा रखना चाहिए, और जो हेवी गैसेस वाले प्लांट है उसको शहर से काफी दूर रखना चाहिए ताकि उसकी जहरीली गैस का असर हमारे यहाँ न आ सके। तो मास्टर प्लान एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है जिसपे हम बहुत सारे विचार करने की आवश्यकता है सरकार को। उसके लिए प्लानर एक्सपर्ट को रखना चाहिए। दूसरी एक बात और है, हालांकि कहने में थोड़ा ठीक नहीं लगता है, जब भी कोई विकास योजना बनती है उसमें मंत्री अधिकारी के बजाय विशेषज्ञों की टीम बनाकर रखें आप। विशेषज्ञ जो है अपना काम कर सकते हैं। अभी कई बार ऐसा हमने देखा है कि आप कोई कमेटी बन रही है उसमें अधिकारी मंत्री हो गए, विशेषज्ञ का नाम नहीं है, तो वो प्रॉपर ढंग से विचार विमर्श नहीं हो पाता है। कहीं नदी की सफाई की आप टीम देख लें, आपको नहीं मिलेंगे उसमें एक्सपर्ट। वृक्षारोपण की टीम देख लें। अच्छा, दूसरी बात, करप्शन भी एक बड़ा कारण है। बहुत सारा फंड वन विभाग को मिल रहा है वृक्षारोपण का, ऑन पेपर आपको लाखों पौधे लगे हुए मिलेंगे पर गायब है। तो ये जो कुछ कमियों पे अपने को स्ट्रिक्टली रोक करना चाहिए। सरकार उस पर थोड़ा ध्यान देगी तो ये सब चीजों पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अभी भाई साहब ने एक अच्छी बात की, मैं आपको याद दिलाऊं, स्टेट के जमाने में हर गांव में 2 तालाब हुआ करते थे। अभी ये चलते मास्टर प्लान के तहत तमाम तालाब छोटे छोटे सब वाटर बॉडीज नष्ट हो चुकी है। आपके पास लिमिटेड तालाब है, पॉपुलेशन आपकी बहुत बढ़ गई है, आपके पास पानी एक गिलास से पीने वाले इतने ज्यादा हो गए, तो आपको वाटर स्टोरेज और वाटर रिचार्जिंग पर तो युद्ध स्तर पर काम करना होगा। जैसे कि भाई साहब ने कहा, ये बिल्कुल सही बात है। आप जब तक स्टोरेज और रिचार्जिंग पर युद्ध स्तर पर नहीं जाएंगे आप तकलीफ में रहेंगे, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन दिन रात बढ़ रही है। भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, आपकी हर जरूरत ज्यादा। अच्छा, पॉल्यूशन के 2 कारण होते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर भी पॉल्यूशन का कारण है और कम पानी भी पॉल्यूशन का कारण है। हमारी स्थिति, हम दोनों के बीच में फंसे हुए हैं। न तो हमारे पास बहुत ज्यादा पानी है और न इतना पानी है कि हम अपना आप मेंटेन कर सकें। आज यदि कोई ग्रीनरी भी करता है तो उसके पास पानी चाहिए, यहाँ पीने के पानी की तकलीफ है। समय अब थोड़ा सा कम है तो जी कोई बात नहीं, मैं अपनी बात को शार्ट नहीं मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा जी, हमको यदि पर्यावरण की चिंता है तो हमको सुंदरलाल बहुगुणा बनना होगा या हमको बिश्नोई समाज बनना होगा। बस सारा जवाब इसी में छुपा हुआ है। बिल्कुल सही कहा जी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, चर्चा एक ऐसे विषय पर हो रही थी जो आपके हमारे इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सब के लिए ज़रूरी है। अग्नि प्रलय यानी बढ़ती तेज़ गर्मी जो हमने महसूस की है इस बार, हीट वेव के दिन बढ़ जाना, इतनी तेज़ तपिश की चमड़ी जल जाए, बाहर निकलने में लोग वाकई सोच रहे थे, लेकिन जिन्हें मजबूरी थी उन्हें तो जाना ही पड़ रहा था। और ऐसे में इतनी तेज़ तपिश सिर्फ आकर निकल जाए, इस पर बात खत्म नहीं होती है। इस पर चिंतन की विषय है। इस पर वाकई कमेटी बनाकर इस पर शोध करने के लिए और साथ ही काम करने के लिए एक टीम होनी चाहिए जो इस पर वाकई गंभीरता से काम करें। और जैसे कि अभी हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि जो भी काम है उसको ऐसे ही नहीं करना चाहिए। उन डिपार्टमेंट्स के पास एक्सपर्ट्स की टीम होनी चाहिए कि कब कहाँ किस तरीके के पेड़ लगाएं, कब कहाँ किस चीज़ को बैन करना चाहिए, उसकी परमिशन देनी चाहिए, या फिर तालाब का जिस तरीके से खात्मा हो रहा है छोटी जगहों पर, वहाँ पर स्टोरेज
पानी का बढ़ेगा, जो बड़ी जगहें हैं जिनसे निकलने वाले केमिकल गैसेस हैं उनको दूर कहीं ले जाकर रखिए, तो शहर में या जहाँ पर क्षेत्रीय लोग हैं जो रह रहे हैं उनको परेशानी नहीं होगी। तो कई सारी चीज़ें हैं जिन पर अपने अपने विचार रखे गए, लेकिन उस पर अमल करने की आवश्यकता है। हम हर बार इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, आपको जागरूक करते हैं, सरकार तक बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इन सब्जेक्ट्स पर, इन विषयों पर गंभीरता से काम हो। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त। प्रकृति का दोहन नहीं, उसको संजो कर रखिए। नमस्कार।